हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए संस्कृति आईएएस इंस्टीट्यूट के द्वारा चलाए जा रहे टेस्ट सीरीज के दूसरे सेक्शन को डिस्कस करूंगा। इसके पूर्व में हमने टेस्ट 1 जो कि इंडियन हिस्ट्री सेक्शनल टेस्ट से संबंधित था उसको डिस्कस किया था, और आज टेस्ट 2 को डिस्कस करेंगे। टेस्ट 2 बेसिकली इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी प्लस बिहार की ज्योग्राफी से संबंधित इसमें सवाल होंगे। तो आइए हम लोग इसका डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को जरूर ज्वाइन करें। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप उस लिंक के माध्यम से, हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो आइए अब हम लोग इसका डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। इसका जो PDF है हमारे करेंट अफेयर पेड बैच में आप सभी को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। करेंट अफेयर पेड बैच के बारे में डिटेल जानकारी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ही आप सभी को प्राप्त होगी। तो आइए डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सही कथन को बताना है। पहला, सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई समान होती है, तो यह स्टेटमेंट गलत है। सभी अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई होती है वह भिन्न भिन्न होती है। देशांतर रेखाओं की लंबाई प्रधान मध्याह्न रेखा के पूर्व में अधिक होती है, गलत। देशांतर रेखाओं की लंबाई अगर आप देखेंगे तो वह पूर्व हो या फिर पश्चिम, हमेशा उसकी लंबाई समान होती है, तो दूसरा भी स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा, ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी में वृद्धि होती है। देखिए, ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के मध्य की जो दूरी होती है वह बेसिकली समान होती है, और इस दौरान आप देखेंगे कि प्रत्येक रेखा के मध्य में लगभग 15 डिग्री का समान अंतर हमें देखने को मिलता है, तो तीसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। चौथा, देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी ध्रुवों की ओर जाने पर कम होती है, यह बिल्कुल सही है। ठीक है, देशांतर रेखा जैसे मान लेते हैं यह ग्लोब है, ग्लोब में यह है देशांतर रेखा, तो यहाँ पे देखेंगे कि विषुवत रेखा के बीच में, विषुवत रेखा के पास इनके बीच की दूरी अधिक होती है, लेकिन जैसे जैसे ध्रुव के पास जाती है तो दूरी घटती चली जाती है। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट सही है, तो एक का आंसर हो जाएगा डी। दूसरा सवाल है, एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलानों पर स्थित वन निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोन्टाना। एंडीज पर्वत के जो पूर्वी ढलान पर स्थित वन है उसे मोन्टाना के नाम से जाना जाता है। अगर हम लोग ऑप्शन के बारे में जानकारी करें तो पहला ऑप्शन है सिल्वास। सिल्वास आप सभी जानते हैं कि दक्षिणी USA का वर्षा वन है। बेसिकली ब्राजील में वर्षा वन को सिल्वास के नाम से जाना जाता है। फजेंडा आप सभी परिचित हैं। फजेंडा क्या होता है कि ब्राजील में जो कहवा का बगान है, कहवा के बगान को फजेंडा कहा जाता है। ठीक है, मोन्टानो यहाँ पे हो गया, एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलान पर स्थित वन। ठीक है, अगला बात गया मेस्टिजो। तो जो मेस्टिजो है वह बेसिकली दक्षिणी USA में पाई जाने वाली प्रजाति को कहा जाता है मेस्टिजो। निवास करने वाली जो प्रजाति है दक्षिणी USA की वह है मेस्टिजो। तो चारों ऑप्शन देख लिया, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 का बी। 49वीं समानांतर रेखा किन देशों के मध्य सीमा रेखा निर्धारित करती है? आसान सवाल है और महत्वपूर्ण सवाल है। 49वीं समानांतर रेखा, तो यह अमेरिका और कनाडा के बीच विभाजन रेखा जो है उसे 49वीं समानांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। जर्मनी और पोलैंड के बीच जो विभाजन रेखा है उसे ओडरनीस लाइन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ओडरनीस लाइन जर्मनी एवं पोलैंड के बीच में, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में 38वीं समानांतर रेखा। ठीक है, और 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच में, तो 3 का आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंशोथ पर्वत है? ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए भ्रंशोथ पर्वत का उदाहरण क्या है? तो सियरा नेवदा और ब्लैक फॉरेस्ट, ये दोनों भ्रंशोथ पर्वत का उदाहरण है। आंसर हो जाएगा ए। बॉस्फोरस जल संधि निम्नलिखित में से किन सागरों को जोड़ती है? बॉस्फोरस जल संधि, तो बॉस्फोरस जल संधि काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ने का कार्य करती है। 5 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, काला सागर और अजोब सागर को जोड़ने वाली जल संधि है कर्च जल संधि। एड्रियाटिक सागर और अनियन सागर को जोड़ने वाली जो जल संधि है उसे ओट्रांटो जल संधि के नाम से जाना जाता है। और मरमरा सागर और एजियन सागर को जोड़ने वाली जल संधि है उसे डार्डेनलीज जल संधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन हो गए। काला सागर और अजोब सागर किन सागरों को काला सागर और अजोब सागर को जोड़ने वाली जल संधि कर्च जल संधि। काला सागर और मरमरा सागर को बॉस्फोरस जल संधि। एड्रियाटिक सागर और अयोनियन सागर को ओट्रांटो जल संधि, और मरमरा सागर और एजियन सागर को
डार्डेन लीज जल संधि। ठीक है, तो ऑप्शन चारों हमने देख लिया, बॉस्पोरस जल संधि। 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी स्थानीय पवन है? ठंडी स्थानीय पवन पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोरा। ठीक है, बोरा ठंडी एवं शुष्क पवन है, स्थानीय पवन है। बोरा कहाँ पे प्रवाहित होती है? एड्रियाटिक तट, एड्रियाटिक तट बोरा। ठीक है, फॉन, आप बताइए फॉन कहाँ पे प्रवाहित होती है? आल्प्स पर्वतीय क्षेत्र में फॉन। चिनूक, चिनूक बेसिकली यूएसए और कनाडा के बीच में। ठीक है, नार्वेस्टर जो है वह न्यूजीलैंड। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि निम्न में से कौन सी ठंडी स्थानीय पवन है, तो आंसर हो जाएगा सी यानी कि बोरा। बोरा कहाँ पे प्रवाहित होगी? एड्रियाटिक तट, फॉन आल्प्स पर्वतीय क्षेत्र, चिनूक यूएसए व कनाडा, और नार्वेस्टर जो है वह है न्यूजीलैंड। आंसर हो जाएगा 6 का सी। कोरियालिस बल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कोरियालिस बल, है ना, ये हमारे दक्षिण पश्चिमी मानसून को भी प्रभावित करती है कोरियालिस बल। ठीक है, पहला सवाल ऑप्शन है, कौन सा कथन सही है? सही बताना है। यह पवन की गति को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। यह स्टेटमेंट गलत है। कोरियालिस बल पवन की गति को प्रभावित नहीं करता है, बल्कि पवन की दिशा को प्रभावित करता है। ठीक है, इसीलिए आप देखेंगे कि जो मानसून की जो दिशा है उसमें बदलाव हो जाती है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। वर्ड पे ध्यान देंगे, यह पवन की गति को नहीं बल्कि पवन की दिशा को प्रभावित करने वाला कारक है कोरियालिस बल। दूसरा ऑप्शन है, इसके प्रभाव से पवन उत्तरी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर विक्षेपित होती है। यह भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि कोरियालिस बल उत्तरी गोलार्ध में हवा को दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में हवा को बाईं ओर विक्षेपित करती है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट एक एक वर्ड जो यहाँ पे दिए गए हैं बाईं ओर दाईं ओर, ये पवन की दिशा होगा, गति नहीं, तो इसके कारण गलत हो गए। तो आंसर इसका हो जाएगा कौन सही है? तो ना तो एक सही है और ना तो दो सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी। निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी शैल है? यह आसान प्रश्न है। तो अवसादी इनमें से कौन सा है? बलुआ पत्थर अवसादी है। ठीक है, तो 8 का आंसर हो जाएगा ए। प्रशांत महासागर का वह क्षेत्र जिसमें सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। यह भी आसान प्रश्न है। सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी, रिंग्स ऑफ फायर, अग्नि वलय, एक उस एरिया को कहा जाता है जहां पे सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी हैं, वह प्रशांत क्षेत्र में स्थित है, प्रशांत महासागरीय बेल्ट में, और उसे रिंग ऑफ फायर, अग्नि वलय के नाम से जाना जाता है। 9 का आंसर हो जाएगा बी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, इसे आप लोग सुमेलित करिए। सूची 1 को सूची 2 से, एक तरफ है नगर और दूसरे तरफ है उद्योग। ठीक है, नगर और उद्योग, इसे हमें सुमेलित करना है। डेट्रॉयट, डेट्रॉयट कहाँ पर स्थित है? यूएसए में स्थित है। ठीक है, और इसे विश्व की ऑटोमोबाइल राजधानी के नाम से जाना जाता है। तो डेट्रॉयट बेसिकली मोटर कार उद्योग के लिए विख्यात है। एक आंसर हो जाएगा 2। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का डेट्रॉयट किसे कहा जाता है, महत्वपूर्ण सवाल, ध्यान देंगे, भारत का डेट्रॉयट किसे कहा जाता है? तो भारत का डेट्रॉयट चेन्नई को कहा जाता है। ठीक है, जो कि ऑटोमोबाइल के लिए विख्यात है। तो डेट्रॉयट नगर यूएसए में विख्यात है, ऑटोमोबाइल, विश्व की ऑटोमोबाइल राजधानी के नाम से जाना जाता है। तो यह मोटर कार उद्योग के लिए जाना जाता है। एक आंसर हो जाएगा 2। मैनचेस्टर, मैनचेस्टर यह ब्रिटेन में स्थित है और यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। बी का आंसर हो जाएगा 1। तो भारत का डेट्रॉयट किसे कहा जाता है? चेन्नई को। अब सवाल पूछा जा सकता है भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। ठीक है, अब आता है पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग बेसिकली लौह इस्पात उद्योग है। ठीक है, पिट्सबर्ग कहाँ पर स्थित है? यह यूएसए में स्थित है। तो सी का हो जाएगा 4। और मैराकाइबो बेसिकली वेनेजुएला में स्थित है। वेनेजुएला, यह तेल शोधन कारखानाओं के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो डी का हो जाएगा 3। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3 यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, भारत का डेट्रॉयट किसे कहा जाएगा? चेन्नई को। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को। ठीक है, कौन कहाँ पे अवस्थित है? इसे आप लोग सिटी का नाम याद रखेंगे, कंट्री का नाम, और उद्योग किस लिए फेमस है इसे भी आप लोग याद रखेंगे। 10 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है 11 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा देश
कैस्पियन सागर के तट पर स्थित नहीं है। ठीक है, कैस्पियन सागर के तट पर स्थित नहीं है। आप लोग ध्यान देंगे, कौन सा देश ऐसा है जो कैस्पियन सागर के तट पर स्थित नहीं है। अगर कैस्पियन सागर को देखा जाए तो क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय है कैस्पियन सागर। तो कैस्पियन सागर जिन देशों के तट पर स्थित है उनमें अगर देखा जाए तो रसिया है, ईरान है, अजरबैजान है, तुर्कमेनिस्तान है, कजाकिस्तान है। ठीक है, ऑप्शन में अगर देखा जाए तो उज्बेकिस्तान या कैस्पियन सागर के तट पर स्थित नहीं है, बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। ठीक है, तो 11 का आंसर हो जाएगा डी। विष्ट दोआब किन नदियों के मध्य में स्थित है? आसान सवाल है। विष्ट दोआब इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ब्यास प्लस सतलज। ठीक है, ब्यास प्लस सतलज नदियों के मिलने से विष्ट दोआब का निर्माण होता है। ब्यास एवं रावी नदियों के मिलने से बारी दोआब, चेनाब एवं झेलम नदियों के मिलने से चाज दोआब, और रावी एवं चेनाब नदियों के मिलने से रचना दोआब। ठीक है, तो ये चारों दोआब महत्वपूर्ण हैं। तो प्रश्न था विष्ट दोआब क्षेत्र तो ब्यास और सतलज नदियों के मध्य विस्तृत है। 12 का आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन गलत है उसे बताना है। आल्पस माउंट ब्लैक बिल्कुल सही है। एटलस उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। टॉबेकल सबसे ऊंची चोटी है, यह भी सही है। सॉरी, टॉबेकल उत्तरी अफ्रीका में स्थित है, सही है। यहाँ पे है रॉकी की चोटी है माउंट एल्बर्ट, यह भी सही है। रॉकी कहाँ पर है? तो उत्तरी यूएसए में। काकेकस देखा जाए तो यहाँ पे दिया है एकांकागुआ, गलत है। एकांकागुआ जो है वह एंडीज की चोटी है। काकेकस की चोटी अगर सर्वोच्च चोटी देखा जाए तो काकेकस की है एल्ब्रूस। तो ये ऑप्शन गलत है। कौन सुमेलित नहीं है? आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो आल्पस की चोटी है माउंट ब्लैक, आल्पस की चोटी है। टॉबेकल एटलस की है, एल्बर्ट रॉकी की है, एल्ब्रूस काकेकस की है, और एंडीज की है एकांकागुआ। तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका की बृहद झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही अनुक्रम है? पूर्व से पश्चिम की ओर अमेरिका की महत्वपूर्ण झीलों का यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। तो पूर्व से अगर पश्चिम की ओर देखा जाए तो सबसे पूर्व में आता है ओंटेरियो के बाद आता है इरी के बाद आता है हीरोन, इसके बाद आता है मिशिगन के बाद आता है सुपीरियर। ठीक है, तो इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओंटेरियो। यहाँ पे इरी ऑप्शन नहीं दिया गया है, 4 झील ही है। ठीक है, तो ओंटेरियो, उसके बाद इरी को गैप कर दीजिएगा तो हीरोन, फिर मिशिगन, फिर सुपीरियर। तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और कारण आर। ठीक है, पहला है रात्रि के समय घाटियों में पाला पड़ता है जबकि ऊपरी भाग पाला मुक्त होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। रात्रि के समय पर्वतीय ढालों पर विकिरण के द्वारा ताप ह्रास अधिक होता है, बिल्कुल सही है। और ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। देखिए, आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा घाटी समीर, पर्वतीय समीर, ये सवाल उसी से संबंधित है। ठीक है, बेसिकली आप देखेंगे कि रात्रि के समय पर्वतीय ढाल पर विकिरण के द्वारा ताप का ह्रास अधिक होगा। जब ताप का ह्रास होगा यानी कि तापमान में जब कमी आएगी तो वहाँ की पवनें क्या होगी? पवन वहाँ की ठंडी हो जाएगी, और जब पवन वहाँ की ठंडी हो जाएगी तो क्या होगा कि तापमान में ह्रास उत्पन्न होगा। जब तापमान में ह्रास उत्पन्न होगा तो घाटी में निचला सतह जो होगा वह घाटी में पाला पड़ेगा। और यही सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि घाटी में पाला पड़ता है जबकि ऊपरी भाग है, क्योंकि ऊपर से नीचे तापमान का ह्रास हो रहा है तो ऊपरी भाग पाला मुक्त रहेगा, लेकिन नीचे आते आते तापमान में अत्यंत गिरावट हो जाती है, हवा वहां की ठंडी हो जाती है तो घाटियों में पाला पड़ता है। तो ए और आर दोनों सत्य हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है और इसे हमने यहाँ पर व्याख्या के जरिए बताया। तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारक है? महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के लिए जिम्मेवार कारक कौन कौन से हैं? पृथ्वी का घूर्णन, बिल्कुल। वायुमंडलीय दाब, सही है। गुरुत्वाकर्षण बल, यह भी सत्य है। महासागरीय लवणता, यह भी सत्य है। तो महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति के लिए ये चारों कारक उत्तरदायी हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर डी।
अगला सवाल है जलवाष्प के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है का मतलब हो गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है ना। पहला है ऊंचाई में वृद्धि के साथ जलवाष्प की मात्रा में कमी आती है। बिल्कुल सही है। ऊंचाई में जैसे जैसे वृद्धि होती चली जाएगी, तापमान बढ़ेगा, वहाँ की क्या होगी, जलवाष्प की मात्रा में कमी आएगी। पहला सही है। यह वायुमंडल को न अधिक गर्म होने देता है न अधिक ठंडा। यह भी सही है। क्यों? यह एक कंबल की भांति कार्य करता है, ठीक है ना। तो न तो अधिक इसे गर्म होने देगा वायुमंडल को और न ही अधिक ठंडा होने देगा। यह भी सही है। यह उष्णकटिबंध के उष्ण और आर्द्र क्षेत्र में वायु का 4% तक हो सकता है। यह भी सही है। तो कौन सा कथन गलत है? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर डी। ये अत्यधिक विस्तृत तथा गहरे बादल हैं। इनका विस्तार ऊंचाई में अधिक होता है, जिससे ये पर्वत सदृश या लंबवत स्तंभ के रूप में दृष्टिगत होते हैं। इन बादलों के साथ वर्षा, ओला तथा तड़ित झंझा की अधिक संभावना होती है। जैसे ही यहाँ पे पढ़ेंगे कि अत्यधिक विस्तृत और गहरे बादल होते हैं, प्लस में तड़ित झंझा की अधिक संभावना होती है, तुरंत दिमाग में ऑप्शन आ जाना चाहिए था कि वर्षा कपासी बादल जो होती है उसकी यही विशेषता होती है। काफ़ी दूर में वर्षा होगी, गहरे बादल होंगे, ठीक है, वहाँ पे तड़ित झंझावत, आंधी तूफान काफ़ी ज़्यादा आती है, संभावना अधिक रहती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा गिरिपाद पठार है। ठीक है, गिरिपाद पठार किसे कहते हैं? तो पर्वतों के आधार पर स्थित पठार को गिरिपाद पठार कहा जाता है। ये एक तरफ ऊंचे पर्वतों से घिरे होते हैं और दूसरी तरफ यहाँ पे गिरिपाद पठार हो गया, यहाँ पे ऊंची पर्वत वगैरह हैं, और दूसरी तरफ होगा वह या तो मैदानी क्षेत्र से घिरा होगा या फिर वह सागर होगा। यानी कि पर्वत के आधार पर स्थित जो पठार होंगे उसको कहा जाता है गिरिपाद पठार। तो एग्जाम्पल ऑप्शन के अनुसार अगर आप देखेंगे तो पेंटागोनिया का पठार गिरिपाद पठार का एग्जाम्पल है। तो 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है महासागरीय लवणता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। महासागरीय लवणता के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, कौन सा कथन सही है, सही कथन को बताना है। दोनों गोलार्धों में 40 से 60 डिग्री अक्षांश के मध्य सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। यह गलत है। व्यापारिक पवनों के सर्वाधिक लवणता अगर देखेंगे तो आपको विषुवतीय क्षेत्र में मिलेगा। व्यापारिक पवनों के प्रभाव से महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर लवणता में वृद्धि होती है। यह भी स्टेटमेंट जो है वह गलत है। उच्च वाष्पीकरण लवणता की वृद्धि में सहायक है। यह बिल्कुल सही है, क्योंकि वहाँ पे वाष्पीकरण ज़्यादा होगा और वर्षा कम होगी, तो इसके कारण क्या होगी, लवणता में वृद्धि होगी। ठीक है, तो कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर केवल 3 सही है, आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमेरिका और मैक्सिको के मध्य सीमा का निर्धारण करती है? तो अमेरिका और मैक्सिको के मध्य सीमा का निर्धारण करने वाली नदी है रियो ग्रांडे। ठीक है, तो 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को अभिकथन आर बताया गया है। ठीक है, अब बताना है कि कौन सा कथन सत्य है असत्य है पढ़ने के बाद। पहला है सौर विकिरण लघु तरंग के रूप में पृथ्वी पर पहुंचती है। बिल्कुल सही है। धरातल पर पहुंचने वाले सूर्यातप की मात्रा वायुमंडल की पारगम्यता पर निर्भर करती है। यह भी सत्य है, लेकिन यह लघु तरंग के रूप में पहुंचती है, इसका तो कोई डिस्क्रिप्शन है नहीं कथन आर। तो ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। दोनों स्टेटमेंट सत्य है, लेकिन दोनों स्टेटमेंट इंडिपेंडेंट हैं। 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही कथन को बताना है। वायु के गर्म होने पर उसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता में वृद्धि होती है। बिल्कुल सही है। आर्द्रता में वृद्धि से कपड़े सूखने में अधिक समय लगता है। यह भी सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है? दोनों कथन सत्य है, आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित द्वीपों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। अवरोही का मतलब होता है घटते। ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद कम, उसके ऐसे घटते क्रम में। ठीक है, तो अवरोही क्रम में द्वीपों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में बताना है। तो क्षेत्रफल के अनुसार तो सबसे पहले इसका आ जाएगा न्यू गिनी, या दूसरा सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो द्वीप है, तो पहला पे आ जाएगा न्यू गिनी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सबसे पहले होगा। इसके बाद होगा बोर्निया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 या एशिया का है सबसे बड़ा। इसके बाद आएगा आपका मेडागास्कर, इस यानी कि 4।
मेडागास्कर के बाद आएगा बैफिन 3, 1 2 4 3, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 24 का सी। अगर लूसेंट वाला क्रम में अगर आप 6-7 याद कर लेंगे, लूसेंट में चार्ट दिया गया है द्वीप को क्रम के रूप में, तो अगर लूसेंट का भी 6-7 बार आप चार्ट को देख लेंगे या फिर ज्योग्राफी को 7-8 बार रिवाइज कर लेंगे लूसेंट से, तो एक तरह से मैप आपके दिमाग में बन चुका होगा, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे ऑप्शन आएंगे तो आपका दिमाग वहाँ पे वर्क करने लगेगा। ऑप्शन हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा गर्त अटलांटिक महासागर में अवस्थित है? अटलांटिक महासागर में, ठीक है। पहला है डायमेंटीना गर्त। डायमेंटीना गर्त हिंद महासागर में अवस्थित है, ठीक है। एल्यूशन गर्त यह प्रशांत महासागर में अवस्थित है। सैंडविच गर्त यह अटलांटिक महासागर में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस नदी का उद्गम ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत श्रृंखला से होता है? ब्लैक फॉरेस्ट से उद्गम पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि डेन्यूब। ब्लैक फॉरेस्ट से इसका उद्गम होगा और काला सागर में जाकर नदी मिल जाएगी, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। जेट स्ट्रीम के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? जेट स्ट्रीम ये क्षोभ मंडल के ऊपर संस्तर में पूर्व से पश्चिम दिशा में संचारित होती है, गलत है। जेट स्ट्रीम की जो दिशा होती है वह पश्चिम से पूरब होता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। इनका प्रवाह मार्ग विसर्पित एवं लहरादार होता है, सही है। इनका वेग मौसमी परिवर्तन से अप्रभावित होता है, यह गलत है। इनका वेग मौसमी परिवर्तन से अप्रभावित नहीं होता बल्कि मौसमी परिवर्तन से प्रभावित होता है। तो कौन सा कथन सही है? केवल 2 सही है। 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक तरफ है ज्वालामुखी और दूसरे तरफ है देश। कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित युग्म को बताना है। तो वेसुवियस कहाँ पर है? इटली में, ठीक है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है, यह भी सत्य है। किलिमंजारो कहाँ पर है? ईरान में नहीं, किलिमंजारो अफ्रीका में स्थित है, तो तीसरा गलत हो गया। क्राकाटोआ कहाँ पर है? क्राकाटोआ अलास्का में नहीं, क्राकाटोआ इंडोनेशिया में स्थित है, ठीक है। तो कौन सा सही युग्म है? तो 1 और 2 सही है, तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार विभाजित करती है? तो मकर रेखा को 2 बार विभाजित करने वाली नदी है लिम्पोपो नदी। और अगर आपसे पूछा जाए कि कर्क रेखा को 2 बार भूमध्य रेखा को 2 बार विभाजित करने वाली नदी कौन सी है? तो कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है और लिम्पोपो नदी है वह मकर रेखा को 2 बार विभाजित करती है। तो 29 का प्रश्न के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी की गति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पृथ्वी की गति के संदर्भ में विचार करना है। पहला है ऋतु परिवर्तन का कारण पृथ्वी का परिक्रमण है, बिल्कुल सही है। पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। विषुवत रेखा पर दिन और रात सदैव बराबर होते हैं, यह भी कथन सत्य है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर गति करती है, यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। पृथ्वी की गति की जो दिशा होती है वह होती है पश्चिम से पूरब की ओर, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। पृथ्वी का घूर्णन न होने पर दिन एवं रात्रि चक्र नहीं होगा, यह भी सही है। तो पृथ्वी की गति के संदर्भ में कौन सही है? तो 1, 2 और 4 सही है, तीसरा गलत है। 30 का आंसर हो जाएगा सी। विक्टोरिया झील किन देशों की सीमा बनाती है? तो विक्टोरिया झील जो है युगांडा, केन्या और तंजानिया की सीमा पर स्थित है विक्टोरिया झील। तो 31 का क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए, ठीक है। एक तरफ है नदी और दूसरी तरफ है मुहाना। गैरोन नदी, गैरोन नदी कहाँ अवस्थित है? फ्रांस में अवस्थित है, ठीक है। इसका मुहाना है बिस्के की खाड़ी, ठीक है। ए का हो जाएगा 3। विस्तुला, वार्सा विस्तुला आपने सुना होगा, विस्तुला वार्सा नदी के किनारे है। कहाँ पर स्थित है विस्तुला? पोलैंड। इसका मुहाना है बाल्टिक सागर, यानी कि बी का हो जाएगा 1। एब्रो, एब्रो कहाँ स्थित है? स्पेन में। इसका मुहाना है भूमध्य सागर, यानी कि सी का हो जाएगा 2। तो ऑब्वियस है डी का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। वेजर, वेजर कहाँ पर स्थित है? जर्मनी में स्थित है,
ठीक है, तो इसका मुहाना हो जाएगा उत्तरी सागर। 3 1 2 4 आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 32 का आंसर हो जाएगा बी। लवणता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लवणता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही कथन को बताना है। पहला, पछुआ पवने महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर लवणता में वृद्धि करती है, गलत है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर लवणता में कमी आएगी, यह बिल्कुल सही है। भूमध्य रेखा से हम जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाएंगे, चूंकि भूमध्य रेखा पे सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ेगी, सूर्य की किरणें जब डायरेक्ट पड़ेगी वाष्पीकरण अधिक होगा, वर्षा कम होगी, तो इसके कारण क्या होगी? लवणता की मात्रा अधिक होगी। लेकिन जैसे जैसे ध्रुवों की ओर चले जाएंगे लवणता की मात्रा में कमी आती जाती है। केवल 2 सही है, आंसर हो जाएगा इसका बी। उत्तरी अमेरिका के फ्लोरिडा व युकाटन किस प्रकार के मैदान है? तो यह कार्स्ट मैदान है। कार्स्ट मैदान जिसको चुनादार मैदान भी के रूप में भी जाना जाता है, चुना पत्थर की प्रधानता होती है। इसका आंसर हो जाएगा ए। डेल्टा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसके विस्तार पर सागरीय लहरों का प्रभाव नगण्य होता है, बिल्कुल गलत है। सागरीय लहर का प्रभाव तो पड़ेगा ही, ठीक है। नदी के अधिक वेग से इसका आकार पतला एवं लंबा हो जाता है, बिल्कुल सही है। तो डेल्टा के संबंध में ऑप्शन नंबर 2 केवल सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 35 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। स्टैलेक्टाइट स्थल रूप का निर्माण निम्नलिखित में से किस गतिशील शक्ति के द्वारा होता है? स्टैलेक्टाइट तो भूमिगत जल के द्वारा इसका निर्माण होता है, आंसर हो जाएगा ए। पर्वतीय वर्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पर्वतीय वर्षा यह पवनमुखी ढाल पर सर्वाधिक व पवनाभिमुख ढाल पर न्यूनतम होती है, सही है। निम्न अक्षांशों में इसकी मात्रा न्यून होती है, यह गलत है। तो कौन सा सही है? केवल एक सही है, आंसर हो जाएगा ए। मध्य अटलांटिक कटक को ग्रीनलैंड के दक्षिण में किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है, और अगर आपने गंभीरता से लूसेंट भी पढ़ा होगा तो ये सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। तो मध्य अटलांटिक कटक को ग्रीनलैंड के दक्षिण में किस नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा टेलीग्राफिक कटक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 38 का आंसर हो जाएगा ए। अगला है प्राथमिक भूकंपीय तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्राथमिक भूकंपीय तरंग, इसको पी तरंग के नाम से जाना जाता है। प्राथमिक भूकंपीय तरंग पी तरंग, ठीक है। तो इसके बारे में विचार करना है कौन सा कथन सही है। ये ध्वनि तरंगों के समान होती है, सत्य है। भूकंपीय तरंगों में इनकी गति सर्वाधिक होती है, यह भी सत्य है। ये तरल भाग में प्रायः लुप्त हो जाती है, गलत है। लुप्त होती है वह है एस तरंग, द्वितीय तरंग, ठीक है। तो कौन सा सही है? तो 1 और 2 सही है, आंसर हो जाएगा इसका ए। निम्नलिखित में से कौन से हिमनदीय अपरदनात्मक स्थल रूप हैं? ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखिए, यू आकार की घाटी और फ्योर्ड तट, ये हिमनदीय अपरदनात्मक स्थल रूप हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 40 का ए। हाल ही में कोयला खनन के लिए पेड़ों की कटाई के विरोध में, अब 10 सवाल यहाँ पे करंट अफेयर आपको मिलेंगे। हाल ही में कोयला खनन के लिए पेड़ों की कटाई के विरोध के कारण खबरों में रहे हसदेव अरण्य वन का संबंध किससे है? बहुत न्यूज़ में रहा था, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि छत्तीसगढ़। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा जारी मानक पशु चिकित्सा उपचार दिशा निर्देशों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो कथन गलत है उसे बताना है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा 42 का डी। आप लोग इसे देख लीजिए। अगला सवाल है, हाल ही में वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा कानून व्यवस्था की स्थिति के संदर्भ में जारी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? इंपॉर्टेंट है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स किसके द्वारा जारी की जाती है? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा। इसमें 142 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें भारत को स्थान आया है 79वां, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 43 का ए। हाल ही में महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में खोजी गई ब्रायोस्पिलियस भर्तिकस निम्नलिखित में से किसकी प्रजाति है? तो जल पिस्सू की प्रजाति है। बेसिकली महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में इसकी खोज की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा 44 का ए। हाल ही में बेंगलुरु की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बेंगलुरु की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी के संदर्भ में विचार करना है, ठीक है। यह सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन संस्थान और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई योजना है, सही है। इसकी स्थापना देश की जनसंख्या वृद्धि के बारे में
जागरूकता पैदा करने और शोधकर्ताओं एवं विद्वानों के लिए प्रामाणिक डाटा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई है। यह भी सही है। यह घड़ी प्रत्येक 1 मिनट एवं 10 सेकंड में कर्नाटक की अनुमानित जनसंख्या और हर 2 सेकंड में देश की जनसंख्या को अपडेट करेगी। यह भी सही है। तो कौन सा कथन सही है? तीनों कथन सही है। 45 का आंसर हो जाएगा सी। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री को किस देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया है? तो ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर कुवैत का सम्मान है। 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में संयुक्त आतंकवाद रोधी टेबल टॉप युद्धाभ्यास अभ्यास सिनवैक्स का पहला संस्करण भारत और किस देश के मध्य में हुआ है? तो कंबोडिया में। हाल ही में गुवाहाटी स्थित विज्ञान और प्रौद्योगिकी उन्नत अध्ययन संस्थान के शोधकर्ताओं ने किस रोग के प्रबंधन के लिए पारंपरिक औषधीय पौधे सुबाबुल के बीज की चिकित्सीय क्षमता की जांच की है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, टाइप 2 मधुमेह। हाल ही में एकलव्य नामक एक ऑनलाइन शिक्षण मंच का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? एकलव्य भारतीय सेना के द्वारा ऑनलाइन शिक्षण मंच है। ठीक है। हाल ही में आयोजित पहले अंतरिक्ष अभ्यास 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अंतरिक्ष अभ्यास 2024 भारत का पहला त्रिसेवा अंतरिक्ष युद्धाभ्यास है। ठीक है। इसका आयोजन रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा किया गया था। सही है। इसका उद्देश्य विभिन्न हितधारकों के बीच अंतरिक्ष आधारित परिसंपत्तियों एवं सेवाओं की बेहतर समझ प्रदान करना है। सही है। इसमें 3 सेनाओं के कर्मियों के साथ साथ रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी तथा इसकी संबद्ध इकाइयों के प्रतिभागी भी शामिल हैं। यह भी सही है। तो पहले अंतरिक्ष अभ्यास के संदर्भ में तीनों स्टेटमेंट सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा सी। अवसादी चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन गलत है अवसादी के संदर्भ में? ठीक है। तो अवसादी के संदर्भ में ऑप्शन को पढ़िए तो ऑप्शन नंबर आपको डी, इसमें परत नहीं पाई जाती है, यह गलत है। अवसादी चट्टान में परत पाई जाती है। तो 51 का आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह युग्म सूर्य की परिक्रमा अन्य ग्रहों के विपरीत पूर्व से पश्चिम दिशा में करता है? देखिए, पूर्व से पश्चिम दिशा में सूर्य की परिक्रमा 2 ग्रह करते हैं और उनका नाम है शुक्र एवं अरुण, पूरब से पश्चिम। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 52 का डी। सरगैसो सागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। सरगैसो सागर या अटलांटिक महासागर की न्यूनतम लवणता पाई जाती है। यहाँ पर सरगैसो सागर में गलत है, सर्वाधिक लवणता यहाँ पे पाई जाती है, मैक्सिमम। ठीक है। पहला है यह पशुओं तथा व्यापारिक पवनों के संक्रमण मंडल के मध्य में स्थित है, यह सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा सही है? तो केवल एक सही है। आंसर हो जाएगा इसका 53 का ए। अगला सवाल है, निम्नलिखित देशों में से चिम्बरादो ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? चिम्बरादो ज्वालामुखी इक्वाडोर में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा बी। अरल सागर, अरल सागर शॉर्ट में आप लोग याद रखिए यूके की बॉर्डर। अरल सागर यूके किन 2 देशों की सीमा को निर्धारित करते हैं? अरल सागर यूके। यू का मतलब हो गया उज्बेकिस्तान और के का मतलब हो गया कजाकिस्तान। तो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। आंसर हो जाएगा 55 का बी। व्यापारिक पवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ये एक निश्चित पथ का अनुसरण करती है। सही है। इनसे कर्क रेखा के निकट संवहनीय वर्षा होती है। यह दूसरा स्टेटमेंट गलत है। कर्क रेखा के निकट नहीं, विषुवत रेखा के निकट संवहनीय वर्षा होती है। तो केवल एक सही है। आंसर हो जाएगा इसका ए। एक तरफ है चक्रवात और दूसरे तरफ है अवस्थिति। बताइए, कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना है। ठीक है। बिलीब्लीज, ऑस्ट्रेलिया बिलीब्लीज सही है। जापान टाइफून, यह भी सही है। दक्षिण पूर्व यही 2 इसमें सही है। उत्तरी अटलांटिक टाइफून यह गलत है और एशिया हरिकेन गलत है। ठीक है। तो कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुने तो पहला और दूसरा सही है। आंसर हो जाएगा इसका ए। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ग्रह और उपग्रह, यानी कि किस ग्रह का कौन सा उपग्रह है, इससे संबंधित कौन सा मैच नहीं है? तो मंगल का फेबोस और डेमोस 2 उपग्रह हैं। सही है। बृहस्पति का कैलिस्टो, यह भी सही है। शनि का टाइटन, यह भी सही है। अरुण फोबे, यह गलत है। फोबे शनि का उपग्रह है। ठीक है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो डी ऑप्शन नंबर सुमेलित नहीं है। आंसर हो जाएगा इसका डी। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इस पे विचार करना है। ठीक है। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। सही है। चंद्रमा का परिक्रमण एवं परिभ्रमण काल असमान है, यह गलत है।
ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए सही है और गलत है ऑप्शन नंबर सी। पछाव मेघों की विशेषता कौन नहीं है? पछाव मेघ की विशेषता निम्नलिखित में से कौन नहीं है, इसे बताना है। ठीक है, तो सर्वाधिक ऊंचाई पर व्यवस्थित होती है, सही है। सफ़ेद रेशमी समानांतर रेखाओं में विस्तृत होती है, यह भी सही है। चक्रवात के आगमन का संकेत है, यह भी सही है। लेकिन विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियों के मिलने से यह निर्मित होती है, यह इसकी विशेषता नहीं है। आंसर हो जाएगा इसका सी। डोनोत्सक काफ़ी न्यूज में रहा है। डोनोत्सक जो विश्व में लौह इस्पात उत्पादन का प्रमुख केंद्र है, निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है डोनोत्सक? तो यूक्रेन में अवस्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा मानव प्रवास को प्रभावित करने वाला प्रतिकर्ष कारक है? देखिए, प्रवासन के लिए दो मेन कारक होते हैं, पुल फैक्टर और दूसरा पुश फैक्टर। पुल फैक्टर को अपकर्ष कारक और पुश को प्रतिकर्ष कारक के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर है प्रतिकर्ष कारक, तो इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक आपदा। 62 का आंसर ए। ओस बनने के लिए निम्नलिखित में से किन दशाओं का होना आवश्यक है? ओस बनने के लिए मेघरहित आकाश सही है, शांत वायु यह भी सही है, सापेक्षिक आर्द्रता का अधिक होना यह भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभी कथन ए है और दूसरे को आर कहा गया है। अब इसको करेक्ट करना है। ठीक है, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में चक्रवात का निर्माण नहीं होता है, सत्य है। उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में तापमान अधिक होता है, यह भी सत्य है। लेकिन दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आंसर हो जाएगा बी। वायुमंडल में पाई जाने वाली निम्नलिखित गैसों को उनकी मात्रा यानी कि आयतन के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। यानी कि घटते क्रम में बताना है। यहाँ जो विकल्प दिए गए हैं, सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, उसके बाद कौन सी घटते आयतन के क्रम में। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। पहले नंबर पे आएगा CO2। ठीक है, तो 2 को रखते हैं। CO2 के बाद आएगा ऑर्गन, यानी 2 के बाद 1, अभी भी 2 ऑप्शन हैं। ठीक है, इसके बाद आएगा हीलियम, यानी कि 4, उसके बाद आएगा 3। इसका आंसर हो जाएगा 65 का ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य रेखा के साथ सीमा नहीं बनाता है? हमेशा नीच में रहता है भूमध्य रेखा। कौन सा देश उसके साथ सीमा नहीं बनाता है? तो स्पेन बनाता है, इटली बनाएगा, फ्रांस बनाएगा, लेकिन जर्मनी उसके साथ सीमा साझा नहीं करती है। जब वायु के तापमान में वृद्धि होती है तो उसकी सापेक्ष आर्द्रता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्रभावित होगी? तो जब वायु के तापमान में टेम्परेचर में वृद्धि होगी तो सापेक्षिक आर्द्रता में ऑब्वियस है कि कमी होगी। आंसर हो जाएगा इसका बी। निम्नलिखित में से कौन से किसी स्थान के तापमान को प्रभावित करने वाले कारक हैं? किसी भी स्थान के टेम्परेचर को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? ऐसे जब ऑप्शन आते हैं तो अमूमन ऐसे ऑप्शन में पूरा जितने ऑप्शन होते हैं हर कोई सही होता है। ठीक है, मृदा की प्रकृति सही है, स्थलाकृति भी सही है, समुद्र से दूरी भी सही है, उतंगता भी सही है, महासागरीय जलधारा भी सही है। आंसर हो जाएगा इसका डी। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भूमध्य सागरीय जलवायु से संबंधित है? भूमध्य सागरीय जलवायु शुष्क एवं गर्म ग्रीष्म ऋतु सही है। शीत ऋतु में वर्षा सत्य है। महाद्वीपों के पूर्वी भाग में विस्तृत या गलत है। भूमध्य सागरीय जलवायु जो है महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में विस्तृत है। तो 1 और 2 सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पहला और दूसरा सत्य है, तीसरा नंबर ऑप्शन जो है वह इनकरेक्ट है। अगला सवाल है, निम्नलिखित तत्वों को भूपरपट्टी में उनकी मात्रा के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। ठीक है, जैसे आप देखेंगे भूपरपट्टी में सबसे ज़्यादा क्या है, ऑक्सीजन। कितना है? 46
परसेंट के आसपास, ऐसा 46.6% है, ठीक है। इसके बाद आता है सिलिकॉन, सिलिकॉन लगभग 27% है। फिर आएगा आपको एल्युमिनियम आता है, कितना प्रतिशत है, लगभग 8% है एल्युमिनियम। फिर लोहा है, लगभग 5% लोहा है, ठीक है। तो इस तरह से घटते क्रम में यहाँ पर आपको बताना है। तो ऑक्सीजन ऑप्शन में है नहीं, लेकिन सिलिकॉन है, तो सबसे पहले सिलिकॉन आएगा यानी कि 2 नंबर। सिलिकॉन के बाद एल्युमिनियम आएगा यानी कि 2 के बाद 3 आएगा, और उसके बाद 4 आएगा। यहाँ पे घटते क्रम में पूछा गया है, ठीक है। तो घटते क्रम अवरोही पूछा गया है, यानी कि घटते क्रम सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा क्या होंगे, सिलिकॉन 2 का, ठीक है। 2 के बाद होगा, 2 के बाद एल्युमिनियम 1 में है, तो 2 के बाद होना चाहिए 1 नंबर, ठीक है, एल्युमिनियम। उसके बाद होना चाहिए 4 नंबर लोहा, ठीक है। तो 2 1 4, उसके बाद आएगा कैल्शियम 3, ठीक है। 70 का आंसर हो जाएगा सी। देख लीजिए एक बार फिर से, भूपर्पटी में मात्रा के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना था, यानी कि घटते क्रम में, यानी कि कौन से गैस की मात्रा सबसे अधिक थी, उपलब्धता, ठीक है। तो एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा है, नंबर 1 पे आएगा यानी कि 2 नंबर। उसके बाद आता है सिलिकॉन, सबसे नंबर 1 है, नंबर 1 पे है सिलिकॉन, सिलिकॉन पाया जाता है 27%, ठीक है। तो नंबर 1। इसके बाद आएगा एल्युमिनियम, एल्युमिनियम पाया जाता है 8%, तो ये दूसरे नंबर पे आएगा, यानी कि पहले नंबर पे 2 है, फिर उसके बाद 1 आएगा, फिर लोहा है 5%, ठीक है। तो ये आएगा, फिर ये, इसका आंसर हो जाएगा 70 का सी। सूची 1 और सूची 2 के सुमेलित करिए, एक तरफ है खनिज और दूसरे तरफ है जनपद। ये अब बिहार की ज्योग्राफी, यहाँ से कुछ सवाल बिहार के ज्योग्राफी से उठ रहे हैं, ठीक है। मैग्नीज, क्वार्ट्ज, चीनी मिट्टी, कोयला, कौन से कहाँ पे पाया जाएगा। मैग्नीज मुंगेर में, ठीक है, ए का हो जाएगा 2। क्वार्ट्ज कहाँ पे, जमुई में, बी का हो जाएगा 1। ये दोनों हैं, ठीक है। चीनी मिट्टी भागलपुर में, कोयला औरंगाबाद में, तो सी का 4 और डी का 3, इसका आंसर हो जाएगा ए। त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित है, त्रिवेणी नहर किस नदी से निकाली गई, ये आसान सवाल है, त्रिवेणी गंडक। निम्नलिखित में से कौन सा नेपाल की सीमा पर स्थित बिहार के जिलों का पश्चिम से पूर्व की ओर एक सही क्रम बताना है। नेपाल के बॉर्डर पर स्थित, जो मान लेते हैं कि यह बिहार का जो जिला है, उसमें ये बिहार का हम लोग मान ले रहे हैं कि मैप है, ठीक है। तो ये जो नेपाल बॉर्डर है, यहाँ पर पश्चिम से पूर्व की ओर, इधर से इधर कौन कौन से जिला अवस्थित हैं, क्रम आपको बताना है, ठीक है। आसान सवाल है, ऐसे सवाल के लिए इस बार आप लोग तैयार रहिए। तो ऑप्शन में देखिए, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, यही क्रम स्पष्ट नजर आ रहा है। 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, कैमूर का पठार किस खनिज के लिए विख्यात है, तो कैमूर का पठार चूना पत्थर के लिए, आंसर हो जाएगा बी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। यहाँ पे है शहर और दूसरा है नदी। पटना, पटना गंगा नदी, ए का हो जाएगा 4। अब एक ही ऑप्शन में है पटना गंगा नदी, ऑब्वियस है कि इसका आंसर डी हो जाएगा, लेकिन और देख लीजिए, दरभंगा बागमती, बी का 1। सहरसा कोसी नदी 4। कटिहार महानंदा नदी 2, ठीक है। तो 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बिहार में गंगा नदी भोजपुर तथा सारण जिला की सीमा बनाते हुए बिहार में प्रवेश करती है, सही है। बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे अधिक लंबाई बागमती नदी की है, गलत है। उत्तरी सहायक नदियों में सबसे अधिक लंबाई जो है वह कोसी नदी की है, तो दूसरा गलत है। बिहार में कोसी नदी खगड़िया के पास गंगा में मिलती है, यह भी सही है। तो 1 और 3 सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है। 76 का आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से किस जिले में टाल मृदा पाई जाती है, तो टाल मृदा बेसिकली अगर आप बिहार में देखेंगे तो पटना के आसपास का बेल्ट है। पटना, बाढ़, मोकामा, भागलपुर, मुंगेर, ये सारे बेल्ट में आप देखेंगे तो टाल मृदा पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 77 का आंसर हो जाएगा ए, मुंगेर। निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग घिरा हुआ है, आसान सवाल है। बिहार का उत्तर पश्चिम भाग जो है, ये वाला बेल्ट, ये अगर बिहार का मैप है तो ये वाला बेल्ट, तो आप सभी जानते हैं सोमेश्वर पहाड़ी की श्रेणी। 78 का आंसर हो जाएगा डी। अब इसको मैच करना है, एक तरफ है अभ्यारण्य और दूसरे तरफ है अवस्थिति। वाल्मीकि कहाँ पर है, पश्चिम चंपारण में, ए का हो जाएगा 3। भीमबांध कहाँ पर है, मुंगेर में, बी का हो जाएगा 4। कांवर झील
बेगूसराय में सी का हो जाएगा 1 और कुशेश्वर स्थान दरभंगा में डी का हो जाएगा 2। ठीक है, तो 79 का मैच हो गया। अगला सवाल है, बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिहार का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत का 2.86% है, बिल्कुल सही है। चावल के उत्पादन की दृष्टि से बिहार का देश में प्रथम स्थान है, गलत है। अभी तक कभी पहला स्थान चावल उत्पादन बिहार का नहीं आया है। इस बार पिछले साल तेलंगाना, बंगाल इन सब टॉप कंट्री स्टेट थे। ठीक है, बिहार की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% है, यह भी सही है। तो 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है। 80 का आंसर हो जाएगा ए। रेगुर मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में होने वाली वर्षा निम्नलिखित में से किसका प्रमाण है? तो तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है, आंसर हो जाएगा इसका ए। यहाँ पे निम्नलिखित युग्म को सुमेलित करिए, एक तरफ है द्वीप और दूसरे तरफ है अवस्थिति। माजुली बंगाल की खाड़ी, गलत है। माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्रा नदी पर स्थित है, विश्व का सबसे बड़ी नदी घाटी द्वीप। एक इसका आंसर हो जाएगा, पहला मिस मैच है। दूसरा आलियाबेट खंभात की खाड़ी, सही है। न्यूमूर, यह कच्छ की खाड़ी में नहीं, न्यूमूर आपका बंगाल में स्थित है, कोलकाता साइड में। तो तीसरा भी गलत। कच्चा तीबू द्वीप पाक की खाड़ी में भारत और श्रीलंका के बीच हमेशा यह न्यूज़ में रहता है। ठीक है, तो निम्नलिखित युग्म सही युग्म कौन सा है? तो दूसरा नंबर और चौथा नंबर, यानी कि आंसर हो जाएगा 83 का सी। निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है, अनाईमुडी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। काली मिट्टी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि काली मिट्टी के संदर्भ में जो गलत कथन है उसे बताना है। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा के विघटन के परिणाम स्वरूप हुआ है, सत्य है। इसकी पारगम्यता बहुत कम होती है, यह भी सत्य है। यह लंबी अवधि तक नमी बनाए रखने में सक्षम है, यह भी सत्य है। यह फास्फोरस, नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थों से समृद्ध होता है, गलत है। अगर आप काली मिट्टी देखेंगे तो काली मिट्टी में चूना पाया जाएगा, काली मिट्टी में लोहा पाया जाएगा, मैग्नीशियम पाया जाएगा, एल्युमिनियम पाया जाएगा, लेकिन उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, जैव पदार्थ जैसे नहीं पाए जाते हैं। 85 का आंसर हो जाएगा डी। अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियां निम्नलिखित में से किस अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण प्रस्तुत करती है? तो जो अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से जो नदियां निकलती है वह अरीय प्रतिरूप का निर्माण करती है, उदाहरण प्रस्तुत करती है। इसका आंसर हो जाएगा डी। भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पूछ रहा है। तो अगर आप भारत का मानचित्र देखेंगे वर्षा वन के हिसाब से, तो पश्चिमी घाट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन यहाँ पर देखने को मिलते हैं, आंसर हो जाएगा इसका बी। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्रा नदी के बाएं तट की सहायक नदियां हैं? ब्रह्मपुत्रा नदी के बाएं तट की सहायक नदियां, तो देखिए ये जो दो नदियां हैं वह ब्रह्मपुत्रा के बाएं तट की सहायक नदियां हैं, और ये जो 3 नदियां हैं वह ब्रह्मपुत्रा नदी की दाएं तट की सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। एक तरफ है पर्वत श्रेणी और दूसरे तरफ है दर्रा। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। ठीक है, बृहत हिमालय, जोजिला दर्रा बृहत हिमालय में, सही है, मैच है। ए का हो जाएगा 1। पीर पंजाल बनिहाल दर्रा, बी का हो जाएगा 3। जास्कर, फोटुला और लद्दाख खरदुंगला, सी का 4 और डी का 2। तो 1 3 4 2, 1 3 4 2, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? जो गलत है उसे बताना है। ये बेसिकली ऑप्शन जो दिए गए हैं वे ग्रीष्म ऋतु में आने वाले स्थानीय तूफान हैं। ठीक है, जैसे आपने नाम सुना होगा काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में वर्षा होती है, सत्य है। आम्र वर्षा केरल व तटीय कर्नाटक पर, यह भी सत्य है। बारदोली छिड़ा असम में होती है, यह भी सत्य है। लेकिन फूलों की बौछार हिमाचल प्रदेश में नहीं बल्कि केरल के आसपास के तट जो क्षेत्र हैं वहाँ पर होती है। तो इसका ऑप्शन क्या गलत है? ऑप्शन नंबर सी सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित हैं। हाल ही में किस देश की सरकार ने स्टडी डायरेक्ट स्ट्रीम वीज़ा कार्यक्रम को बंद करने की घोषणा की है? यह घोषणा की है कर्नाटक सरकार ने। हाल ही में विवादों के कारण खबरों में रहा अस्कार
बोरोसोल का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? अस्कार बोरोसोल का संबंध यह बेसिकली फिलीपींस और चीन के मध्य विवाद का एक महत्वपूर्ण बिंदु रहा है और हमेशा फिलीपींस और चीन के बीच अस्कार बोरोसोल को लेकर विवाद होते रहता है, जो कि दक्षिण चीन सागर में अवस्थित है। हाल ही में युवाओं के मानसिक कल्याण की सुरक्षा के लिए किस देश की सरकार ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंधित करने के उद्देश्य से कानून निर्माण की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। अगला है स्पेडेक्स मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्पेडेक्स मिशन काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। यह संयुक्त रूप से नासा एवं यूरोपीय स्पेस एजेंसी के द्वारा प्रस्तावित है, गलत है। स्पेडेक्स मिशन जो है वह इसरो के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया, पहला स्टेटमेंट गलत है। यह अंतरिक्ष यान को डॉक और अनडॉक करने के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी के विकास पर केंद्रित है, बिल्कुल सत्य है। आंसर हो जाएगा केवल 2। हाल ही में आए चक्रवातों के नामकरण के संदर्भ में निम्नलिखित युग्म पर विचार करें। किस देश ने किसका नामकरण किया? चक्रवात फेंगल सऊदी अरब, सत्य है। चक्रवात दाना कतर, सत्य है। चक्रवात रेमल थाईलैंड, यह भी सत्य है। और चक्रवात सीतरंग जो है ओमान, यह भी सत्य है। तो चारों इसका ऑप्शन जो है वह बिल्कुल करेक्ट हैं। हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय ऋण रिपोर्ट 2024 किस संस्था के द्वारा जारी की गई है? अंतर्राष्ट्रीय ऋण रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक समूह के द्वारा जारी की गई है, WB ग्रुप के द्वारा। 96 का आंसर हो जाएगा सी। हाल ही में खबरों में रहा शॉक डायमंड का संबंध किससे है? शॉक डायमंड रॉकेट उड़ान से बनने वाले एकांतरिक पैटर्न को शॉक डायमंड के नाम से जाना जाता है। 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में बाकू अजरबैजान में आयोजित COP29 जो कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा COP29 का थीम बेसिकली पूछा जा रहा है, जो कि अजरबैजान बाकू में संपन्न हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा सभी के लिए रहने योग्य ग्रह में निवेश करना। ठीक है, 98 का आंसर हो जाएगा सी। हाल ही में भीषण आग की घटना के कारण खबरों में रहा नोट्रे डेम कैथेड्रल का संबंध निम्नलिखित में से किस देश में है? यह बेसिकली पेरिस का सबसे बड़ा चर्च है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में शुरू की गई फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज किस संस्था की पहल है? फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज तो ICMR की पहल है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसी व्यक्ति को सीमांत श्रमिक माना जाएगा यदि वह सीमांत श्रमिक किसी व्यक्ति को कब माना जाएगा? तो यदि कोई व्यक्ति एक वर्ष में 183 दिनों से कम काम करता है तो उसे सीमांत श्रमिक माना जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। एक तरफ है पर्वत चोटी और दूसरे तरफ है द्वीप, इसको सुमेलित करना है। सैंडल पीक उत्तरी अंडमान, सैंडल पीक माउंट डियाबेली मध्य अंडमान, माउंट कोयोबू दक्षिणी अंडमान, माउंट थुलियर ग्रेट निकोबार। ठीक है, तो 2, 3, 4, 1 इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सेनोजोइक महाकल्प के निम्नलिखित में से किस काल में शिवालिक की उत्पत्ति हुई है? सेनोजोइक महाकल्प के किस काल में शिवालिक की उत्पत्ति हुई है? तो शिवालिक की उत्पत्ति हुई है प्लायोसीन काल में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मानसून के निवर्तन के लिए आदर्श दशाएं हैं? मानसून का निवर्तन का मतलब क्या होता है? मानसून का वापस लौटना। ठीक है, मानसून का वापस पीछे लौटना मानसून के निवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो जब मानसून वापस लौटती है तो उस समय की आदर्श दशाएं क्या है? तो स्वच्छ आकाश, ठीक है, निम्न तापमान नहीं, अधिक आर्द्रता, यह भी सत्य है, उत्तर भारत में शुष्क मौसम होता है, यह भी सत्य है। दूसरा लेकिन गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? पूछ रहा है कि कहाँ से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरेगी, तो ऑप्शन में उड़ीसा से नहीं गुजरेगी। अगर आप पश्चिम से पूरब की ओर कर्क रेखा का क्रम अगर आप देखेंगे पश्चिम से पूरब की ओर, तो सबसे पहले गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, बंगाल, मिजोरम।
1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 स्टेट हैं जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। ठीक है, तो कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि उड़ीसा। भारत में मानसूनी वर्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मानसूनी वर्षा यह मुख्यतः पर्वतकृत वर्षा है और उच्चावत से प्रभावित होती है, सत्य है। समुद्र से दूरी में वृद्धि के साथ वर्षा की मात्रा में बढ़ोतरी होती है, गलत है। समुद्र में दूरी जैसे बढ़ती चली जाएगी वर्षा की मात्रा कम होती चली जाएगी, दूसरा गलत है। इसका स्थानिक वितरण असमान है, सत्य है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1 और 3 सत्य है और दूसरा ऑप्शन गलत है। एक तरफ है जनजाति और दूसरे तरफ है राज्य, और कौन सही सुमेलित है इसे बताना है। लेप्चा, लेप्चा कहाँ पर पाया जाता है? मेघालय, गलत है। लेप्चा सिक्किम में या फिर भूटान वगैरह में। ठीक है। टोडा, टोडा तमिलनाडु, बेसिकली दक्षिण भारत में ज़्यादा पाया जाएगा टोडा। काबरी, कार्बी, कार्बी असम में पाया जाता है, पूर्वोत्तर भारत में। ठीक है, लेकिन एक है लिंबू, लिंबू जो है सिक्किम, या ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सही सुमेलित है? तो तीसरा वाला सही सुमेलित है, आंसर हो जाएगा इसका सी। निम्नलिखित में से कौन से मृदा संरक्षण के प्रभावी उपाय हैं? मृदा संरक्षण के प्रभावी उपाय कौन से हैं? वृक्षारोपण, ठीक है। रोक बांधों का निर्माण, सत्य है। पशुचारण पर प्रतिबंध, सत्य है। कृषि प्रणाली में सुधार, सत्य है। इन चारों माध्यम से हम मृदा को संरक्षित कर सकते हैं, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। हिमालयी अपवाह तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हिमालयी अपवाह तंत्र, इस क्षेत्र की नदियां 12मासी हैं, सत्य है। इसकी नदियां भी आकार की घाटियों का निर्माण करती है, यह भी सत्य है। ये नदियां मैदानी क्षेत्रों में अपना मार्ग बदलती रहती है, यह भी सत्य है। तो तीनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी में तीनों ऑप्शन है, 109 का आंसर हो जाएगा क्या? डी। निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना चिनाब नदी पर अवस्थित नहीं है? चिनाब नदी पर स्थित नहीं है, कौन सी जल विद्युत परियोजना है? ठीक है, तो ऑप्शन आप देखेंगे तो उड़ी परियोजना जो है वह चिनाब नदी पे नहीं बल्कि झेलम नदी पे स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 110 का आंसर हो जाएगा डी। नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना जो है कृष्णा नदी पर स्थित है। यह आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना की सीमा पर स्थित है। आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना की सीमा पर स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी, यानी कि आंसर हो जाएगा 111 का ए। निम्नलिखित में से कौन सा चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को पृथक करता है? तो देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को पृथक करने वाला चैनल है वह है 10 डिग्री चैनल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 112 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग की जनसंख्या को कार्यशील आयु वर्ग में सम्मिलित किया जाता है? आसान सवाल है। भारत की या विश्व में कहीं भी किस वर्ष की जो आबादी है उसे हम लोग कार्यशील आयु में शामिल करते हैं? तो 15 से 59। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और इसको कूट बताना है। ठीक है, एक तरफ है बस्तियों का प्रतिरूप और दूसरी तरफ है अवस्थिति। रैखिक प्रतिरूप, हालांकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है। ठीक है, चूँकि सेक्शनल टेस्ट है तो कई ऐसे टॉपिक से आपको सवाल मिलेंगे जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सेक्शनल में किसी भी तरह 150 सवाल करने होते हैं और इस तरह का सवाल बीपीएससी भी पूछती नहीं है, लेकिन टेस्ट है आपको देख लेना है। रैखिक प्रतिरूप तटबंधों पर स्थित होती है। आयताकार प्रतिरूप अंतरा पर्वतीय घाटियों पर स्थित होती है। वृत्ताकार प्रतिरूप झील या तालाब के किनारे वृत्त सर्किल टाइप से आप ऐसे याद कर सकते हैं। तारे के आकार का प्रतिरूप विभिन्न मार्गों के सम्मिलन बिंदु पर। ठीक है, तो 2, 1, 3, 4 सुमेलित है। 114 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उत्तरी मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित भू प्रदेशों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना है। तराई, खादर, भाभर और बांगर।
ठीक है। तो इसका सबसे पहले आएगा भाभर, यानी कि सबसे पहले आएगा 3, इसके बाद आएगा तराई, तराई के बाद आएगा बांगर, बांगर के बाद आएगा खादर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी। निम्न में से किसके द्वारा लघु हिमालय को शिवालिक श्रेणी से विभाजित करती है? तो मेन बाउंड्री फॉल्ट लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच विभाजित करती है। हिंदी में ऑप्शन दिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेन बाउंड्री फॉल्ट। भारतीय मरुस्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मेसोजोइक काल में यह क्षेत्र समुद्र का हिस्सा था, यानी कि भारतीय मरुस्थल मेसोजोइक काल में समुद्र का हिस्सा था, बिल्कुल सत्य है। यहाँ की नदियाँ अल्पकालिक व अंतः स्थलीय प्रवाह प्रस्तुत करती है, यह भी सत्य है। तो दोनों सही है, आंसर हो जाएगा इसका सी। प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रायद्वीपीय पठार पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर इसकी ऊंचाई में कमी आती है, गलत है। पश्चिम से पूर्व लिखना चाहिए था, यह स्टेटमेंट गलत है। उत्तर पूर्व में स्थित कार्बी ओबेलोंग पठार इसी का विस्तार है, बिल्कुल प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2, यानी कि बी। भारत में निम्नलिखित में से किस लौह इस्पात की कारखाने की स्थापना सर्वप्रथम की गई थी? तो सर्वप्रथम लौह इस्पात कारखाना 1874 कुल्टी पश्चिम बंगाल में की गई थी। 119 का आंसर हो जाएगा ए। मोस्टली ये सब जो सवाल है ये आपको फैक्चुअल सवाल जितने भी हैं उसके लिए लूसेंट बुक इंपॉर्टेंट है, और आप लोग लूसेंट को बिल्कुल इग्नोर मत करिए, ठीक है। लूसेंट को कई बार, बार 8 बार, 10 बार, 12 बार, आप जितने बार रिवाइज कर सकते हैं मैक्सिमम टाइम्स उसे रिवाइज करिए। सतलुज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो शिवकिला सतलज नदी, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। मेघालय के पठार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ अधिकतर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, बिल्कुल सही है। और मेघालय में ही सबसे ज़्यादा वर्षा का स्थान भी है, मासीनाम मेघालय, ठीक है। खनिजों की दृष्टि से मेघालय का पठार महत्वपूर्ण है, बिल्कुल महत्वपूर्ण है। तो दोनों सही है, आंसर हो जाएगा सी। पूर्वी हिमालय की निम्नलिखित पहाड़ियों को उनके क्रमानुसार पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को बताना है। पहले यह जानिए कि कौन कहाँ अवस्थित है। नागा कहाँ पे अवस्थित है? नागालैंड में। मिकिर की पहाड़ी असम में, और गारो और खासी दोनों मेघालय में। गारो खासी जनतियाँ मेघालय में, ठीक है। तो अब क्रम बताना है पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम, ठीक है, यानी कि पूर्व से पश्चिम इस रो में बताना है। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका नागालैंड, यानी कि 4। नागालैंड के बाद क्या आएगा? असम आएगा, उसके बाद आएगा खासी, उसके बाद आएगा गारो। आंसर हो जाएगा इसका ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एंथ्रासाइट कोयले में नमी की मात्रा न्यूनतम होती है, यह सही है। एंथ्रासाइट में नमी की मात्रा न्यूनतम होगी, सही है। दामोदर नदी घाटी टर्शियरी शैल समूह का हिस्सा है, गलत है। दामोदर नदी घाटी कोयला अधिक पाया जाता है, यह गोंडवाना शैल समूह का हिस्सा है, ठीक है। तो दूसरा गलत है। तो कौन सा सही है? केवल एक सही है, आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा मध्यजीवीय ज्वालामुखी क्रिया का परिणाम है? मध्यजीवीय ज्वालामुखी क्रिया का परिणाम कौन सा है? तो राजमहल की पहाड़ियाँ मध्यजीवीय ज्वालामुखी क्रिया का परिणाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी झील भूस्खलन से निर्मित हुई है? भूस्खलन से निर्मित होने वाली झील का उदाहरण है गोहना। 2 कथन दिए गए हैं। महाराष्ट्र के आंतरिक भागों में वर्षा की मात्रा में कमी आती है, आंतरिक भागों में वर्षा की मात्रा में कमी आती है, यह सही है। अरब सागर के मानसून के लिए पश्चिमी घाट वृष्टि छाया क्षेत्र का निर्माण करता है, यह भी सही है। और यही वृष्टि छाया क्षेत्र के कारण यहाँ पे भारी वर्षा में कमी आती है, ठीक है। तो इसका आंसर ए और आर दोनों सही है और इसकी स्पष्ट व्याख्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन से दर्रे पश्चिमी घाट में अवस्थित है? पश्चिमी घाट में अवस्थित दर्रे को बताना है यहाँ पे। पहला है थाल घाट। थाल घाट बेसिकली आप देखेंगे पश्चिम घाट में स्थित है। यह मुंबई को नासिक से जोड़ता है, मुंबई और नासिक के बीच में, ठीक है। और भोर घाट यह महाराष्ट्र को पुणे से जोड़ता है। पाल घाट केरल में स्थित है। गोरन घाट यह राजस्थान में स्थित है। तो कौन पश्चिमी घाट में स्थित नहीं है? तो ये तीनों तो पश्चिम घाट में हो गया, लेकिन गोरन राजस्थान पश्चिमी घाट में नहीं आता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित नदियों का मुहाना अरब सागर में से है। प्रायद्वीपीय भारत की किस नदी का मुहाना अरब सागर में है? तो अरब सागर में है। इसका ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। काली नदी बेसिकली कर्नाटक की नदी है। पेरियार
भारतभुजा केरल की सबसे बड़ी नदी है और पेरियार केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, और इनका मुहाना अरब सागर में है। आंसर हो जाएगा इसका ए। किस तत्व की अधिकता के कारण मृदा में लाल रंग आता है? लाल फेरिक ऑक्साइड के कारण आता है, ठीक है। 129 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध बैलाडीला खान किस राज्य में स्थित है? बैलाडीला खान कहाँ पर स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है बैलाडीला खान। 130 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ज्वारीय वनों के क्षेत्रफल के आधार पर निम्नलिखित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनें। अवरोही क्रम में बताना है ज्वारीय वनों के आधार पर। तो सबसे ज़्यादा ज्वारीय वन पश्चिम बंगाल में होते हैं, सर्वविदित है। लंबे समय से वन रिपोर्ट जितने भी आए हैं अभी तक प्रीवियस 3-4 साल का, तो वन रिपोर्ट के अनुसार बंगाल में सबसे ज़्यादा ज्वारीय वन होते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 सबसे पहले होगा, 2 के बाद आएगा गुजरात, गुजरात के बाद आएगा आपका अंडमान निकोबार 3, उसके बाद आएगा 4, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर ए। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला का भाग है? माउंट एवरेस्ट बृहद हिमालय का भाग है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात कावेरी नदी पर अवस्थित है? कावेरी नदी पर अवस्थित, ठीक है। तो देखिए, शिव समुद्रम कावेरी पे है, होगनेकल जलप्रपात भी कावेरी नदी पे है, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है और कुंचिकल जलप्रपात जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वाराही नदी पर है, ठीक है। तो कावेरी नदी पर ये दोनों है 2 और 4, आंसर हो जाएगा इसका बी। निम्नलिखित में से किस झील में कोइबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क है? केवुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क यह पूर्वोत्तर भारत में स्थित है, लोकटक झील मणिपुर में, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी। प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक स्थल कोडाई कनाल, कोडाई कनाल किस पहाड़ी पर है? पालिनी, कोडाई कनाल तमिलनाडु पालिनी पहाड़ी, आंसर हो जाएगा इसका ए। करेवा संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? करेवा संरचना, ठीक है, करेवा या बीपीएससी में कई बार पूछे गए। करेवा जम्मू कश्मीर वाले बेल्ट में पाया जाता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है कि हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय की विशेषता है, तो पहला ऑप्शन ही गलत हो गया। जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, कश्मीर घाटी, यहाँ पे करेवा संरचना पाया जाता है, ठीक है। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, इसका निर्माण झीलों में एकत्रित हुए निक्षेप एवं अवसादों से हुआ है, सत्य है। यह जाफरान की कृषि के लिए प्रसिद्ध है, यह भी सत्य है। तो 2 और 3 सत्य है, पहला गलत है, आंसर हो जाएगा बी। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। अभिकथन ए, कुल्लू घाटी में शीतकाल में अत्यधिक हिमपात होती है, बिल्कुल सही है। शीतकाल में कुल्लू घाटी में पश्चिमी विक्षोभ से आर्द्रताधारी पवन आती है, यह भी सही है। तो दोनों सही हैं और एक दूसरे की सही व्याख्या कर रही है, ठीक है। कुल्लू घाटी में शीतकाल में अत्यधिक हिमपात आती है। अत्यधिक हिमपात आने का कारण क्या है? तो पश्चिमी विक्षोभ से आर्द्रताधारी पवन का आना। निम्नलिखित में से कौन से भारत में स्थित प्रमुख लौह अयस्क खनन केंद्र है? लौह अयस्क खनन केंद्र जो कि भारत में स्थित है, कौन कौन है? तो डल्ली राजहरा है, कुद्रेमुख कर्नाटक, बादाम पहाड़ी, ये तीनों प्रमुख लौह अयस्क खनन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1, 2 और 3। अब यहाँ पे सुमेलित करिए, एक तरफ है परियोजना और दूसरे तरफ है नदी। तुलबुल परियोजना चिनाब गलत है, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर। दुलहस्ती परियोजना झेलम गलत है, दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर। उकाई ताप्ती सही है, नाथपा झाकरी सतलुज सही है। तो निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित है? तो 3 और 4 सही है, आंसर हो जाएगा इसका बी। दक्षिण भारत में स्थित सेनकोटा दर्रा निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? सेनकोटा दर्रा, तो सेनकोटा दर्रा कार्डमम और नागरकोइल के बीच स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा सी। शारदा सिन्हा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 10 सवाल करेंट अफेयर का है। इनका जन्म बिहार के सुपौल जिले में हुआ था, सही है। 1991 में पद्मश्री दिया गया, सही है। 2002 में राज्यपाल के द्वारा विधान परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया, गलत है। 2002 नहीं, कभी भी नहीं उनको विधान परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया, ठीक है। तो पहला और दूसरा केवल सही है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए। हाल ही में प्रधानमंत्री ने बिहार के निम्नलिखित में से किस जनपद में एम्स की आधारशिला रखी है? और यह एम्स बिहार का दूसरा एम्स है, पहला पटना में और दूसरा दरभंगा में।
हाल ही में बिहार सरकार ने सुपर स्पेशलिटी नेत्र अस्पताल के निर्माण और संचालन की सुविधा के लिए किस संस्थान के साथ समझौता किया? शंकर आई फाउंडेशन इंडिया कोयम्बटूर के साथ। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन बिहार के निम्नलिखित में से किस जनपद में किया गया? तो महिला वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन राजगीर में किया गया है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। हाल ही में बिहार विधानसभा उपचुनाव 2024 में इमामगंज विधानसभा क्षेत्र से किस उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है? तो इमामगंज विधानसभा उप क्षेत्र जो कि मेरा विधानसभा क्षेत्र है, और यहाँ से दीपा मांझी, जीतनराम मांझी जो कि केंद्रीय मंत्री वर्तमान समय में है, उनकी बहू दीपा मांझी यहाँ पे चुनाव जीती है हम पार्टी से। 145 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उड़ान योजना के तहत बिहार सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से किस शहर को हवाई संपर्क से जोड़ा गया है? उड़ान योजना के तहत तो हाल ही में मधुबनी, मुंगेर, वाल्मीकि नगर यानी कि चंपारण और मुजफ्फरपुर को जोड़ा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। बिरसा मुंडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इनकी जयंती को सामाजिक समता दिवस के रूप में मनाया जाता है, गलत है। इनकी जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब होता है जनजातीय गौरव दिवस? 15 नवंबर को। ठीक है, 2021 में माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। इनकी 150वीं जयंती का आयोजन बिहार के जमुई जनपद में किया गया, बिल्कुल सही है। तो कौन सा कथन सही है? केवल 2 सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बिहार सरकार ने किस जिले में अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत 2.0 के तहत सबसे अधिक परियोजनाएं शुरू की है? तो अमृत 2.0 के तहत सबसे अधिक परियोजनाएं पश्चिम चंपारण में शुरू की गई है। आंसर हो जाएगा इसका बी। दिसंबर 2024 में बिहार सरकार के द्वारा बेंगलुरु में मखाना महोत्सव का आयोजन किया गया, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र गया जनपद में स्थित है, गलत है। गया जनपद में नहीं बल्कि यह दरभंगा में स्थित है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। और हम लोग लास्ट सवाल आज का डिस्कस करेंगे। राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी BIPEX 2024 का आयोजन किस जनपद में किया गया? तो राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पे किया गया? पटना में। ठीक है, तो इस प्रकार से आज के टेस्ट सीरीज का हमने 150 सवाल को हमने डिस्कस कर लिया है। और इस प्रकार से दूसरा टेस्ट था, पहला टेस्ट हमारे आप प्रीवियस वीडियोस में जाएंगे तो पहला टेस्ट हिस्ट्री से संबंधित था। ठीक है, तो उसको हमने डिस्कस कर लिया था। आज ज्योग्राफी का टेस्ट हमने डिस्कस कर लिया है, और इसका जो PDF है करेंट अफेयर पेड बैच में आप सभी को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। करेंट अफेयर पेड बैच में जुड़ने के लिए 8375934036 या 9870564701 पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर प्रत्युत्तर दर्पण मैगजीन का शॉर्ट नोट्स और परीक्षा मंथन, विजन IAS, बिहार करंट अफेयर, बिहार का स्टैटिक सेक्शन, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये सब ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब का नोट्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। 500 रुपया चार्ज रखा गया है 1 साल का। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो ये दोनों नंबर गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम पे अवेलेबल है। दोनों में से किसी भी नंबर पर 500 रुपया पेमेंट करने के बाद किसी भी नंबर पर आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज के जरिए आप लोग भेज दें। आपको लिंक को दे दिया जाएगा, ग्रुप का लिंक, और आप उस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं और सारे नोट्स आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आज का डिस्कशन समाप्त होता है। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को भी आप लोग ज्वाइन कर लें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया गया है, आप लोग इसे अधिक से अधिक संख्या में ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।